अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो आज एक नया टॉपिक है मलेरिया। बेसिकली मलेरिया दो वर्ड से मिलकर बना है, जबकि पहला वर्ड है माला बेसिकली मीन्स बैड, जबकि दूसरा वर्ड है एरिया दैट मीन्स ईयर। अकॉर्डिंग टू द पास्ट ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे उनका यही कहना था कि जो मलेरिया का बीमारी है वो एक गंदी हवा की वजह से होती है, पर चूँकि ऐसा नहीं था। मलेरिया का जो बीमारी है वो एक पैरासाइट की वजह से होती है। पैरासाइट एक प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्लाज्मोडियम को हम पैरासाइट का नाम इसलिए देते हैं कि जो चीज़ अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान दे वो पैरासाइट कहलाता है। तो यहाँ जो है मच्छर जो अपने फ़ायदे के लिए इंसान को नुकसान दे रहा है तो यही पैरासाइट कहलाता है। गेट बेनिफिट जो अपने फ़ायदे के लिए गिव हार्म नुकसान देता है तो यही चीज़ पैरासाइट कहलाता है। इसके अलावा मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शन काज करता है, इसलिए हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। इसके बाद हम काजेज़ की तरफ जाएं तो काजेज़ कुछ इस तरह हैं। मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को कैरी करके किसी बॉडी को बाइट करता है तो यही प्लाज्मोडियम ब्लड वेसल्स के ज़रिए इंसान के लिवर में जाता है, तो लिवर में 6 से 12 दिन करके 1000 के हिसाब से अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। तो यही प्लाज्मोडियम फिर से जो है ब्लड वेसल्स में चला जाता है। ब्लड वेसल्स में मौजूद आरबीसीज़ को रैप्चर करता है। जब आरबीसीज़ को रैप्चर कर देता है तो इंसान ब्लड डिफिशिएंसी की तरफ जाता है, एनीमिया की तरफ जाता है। अगर हम अभी रिस्क की तरफ जाएं, रिस्क बयान करें तो क्या रिस्क हो सकते हैं, किस रिस्क की बिना पर मलेरिया की तरफ जा सकते हैं। तो रिस्क जो पहला रिस्क है वो है इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। वो है इम्यून सिस्टम। जब हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होगा तो प्लाज्मोडियम जैसे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसके अलावा दूसरा जो रिस्क है वो है सीजनल पे डिपेंड करता है। वो है सीजनल। वो इलाका जहाँ गर्मी ज़्यादा होता है तो वहाँ मच्छर भी ज़्यादा होता है। तीसरा रिस्क है वो है एरिया। वो इलाका जहाँ पानी ज़्यादा होता है, जहाँ पानी जमा होता है, जहाँ पानी ज़्यादा होता है या कचरा होता है तो वहाँ जो है मच्छर भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन है। जो चौथा जो रिस्क है वो है इन्फेक्शन। हमारी बॉडी के अंदर पहले से जो है इन्फेक्शन होगा, यही इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देगा। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो मलेरिया जैसे प्लाज्मोडियम जैसे हमारी बॉडी पर अटैक करेंगे। तो अब हम सिम्टम्स की तरफ जाएंगे कि एक पेशेंट को क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, मलेरिया वाले पेशेंट को क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या अलामत हो सकते हैं। जो पहला सिम्टम है वो है वीकनेस। जो पहला सिम्टम है वो है वीकनेस, क्योंकि यही प्लाज्मोडियम जब आरबीसीज़ को रैप्चर करता है तो ब्लड डिफिशिएंसी की तरफ इंसान जाता है। तो ब्लड डिफिशिएंसी की तरफ जाता है तो वीकनेस की तरफ जाता है। इसके अलावा जो दूसरा सिम्टम है वो है स्वेटिंग, पसीना आना। मलेरिया वाले पेशेंट को स्वेटिंग होता है, पसीना ज़्यादा आता है। इसके अलावा जो तीसरा सिम्टम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके अलावा मलेरिया वाले पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, सांस लेने में दुश्वारी होगा। इसके अलावा एनीमिया होगा, क्योंकि ब्लड डिफिशिएंसी होता है, एनीमिया होता है। नोज़िया एंड वोमिटिंग भी हो सकता है। नोज़िया होगा, दिल का ख़राब होना। इसके अलावा वोमिटिंग आना, उल्टियाँ आना। इसके अलावा जो मेन सिम्टम है वो है फेवर, बुखार होना, हाई फेवर होता है। इसके अलावा हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे कि मलेरिया वाले पेशेंट को क्या मुश्किलात हो सकता है। तो हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे। तो मलेरिया वाले पेशेंट को इंडाइजेशन हो सकता है। इंडाइजेशन हो सकता है, बदहज़मी हो सकता है। इंडाइजेशन के अलावा एनीमिया की तरफ जा सकता है। एनीमिया ब्लड डिफिशिएंसी की तरफ जा सकता है। एनीमिया के अलावा हाई फेवर की तरफ जा सकता है, हाई फेवर।
अब हम टेस्ट एंड डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे कि क्या हम टेस्ट एंड डायग्नोसिस कर सकते हैं। हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे, हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करके वही सिम्टम्स, वही अलामत निकाल के देख सकते हैं कि क्या पेशेंट को मलेरिया है कि नहीं। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के अलावा हम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम एमपी टेस्ट करके, मलेरियल पैरासाइट टेस्ट करके हम चेक करेंगे। अगर ये एमपी टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो हम कह सकते हैं कि जो है मलेरिया है। टेस्ट एंड डायग्नोसिस के बाद हम जो है ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। ठीक है, एक मलेरिया वाले पेशेंट को हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम एंटी मलेरियल देंगे। ठीक है, हम एंटी मलेरियल में जो है आर्थिमीटर भी दे सकते हैं। ठीक है, हम आर्थिमीटर दे सकते हैं। इसके अलावा हम फार्मूले की तरफ जाएंगे, क्वाइनाइन दे सकते हैं, क्वाइनाइन दे सकते हैं, मेफ्लोक्वाइन दे सकते हैं, मेफ्लोक्वाइन दे सकते हैं, क्लोरोक्वाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लोरोक्वाइन दे सकते हैं। तो यही सब जो है एंटी मलेरियल मेडिसन है, एंटी मलेरियल जो है ड्रग है। तो यही फार्मूले हम मलेरिया वाले पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्लड डिफिशिएंसी है, वीकनेस है, तो इसके लिए हम जो है ताकत के कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर फेवर है तो पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। अगर बॉडी पेन है तो हम जो है डिक्लोफेनिक दे सकते हैं। हम इंजेक्शन फॉर्म में वोरिन और डिक्लोफेनिक भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी इन्फेक्शन है, दूसरा इन्फेक्शन है प्लाज्मोडियम के अलावा, अगर बैक्टीरिया और वायरसेस पहले से, मलेरिया की बीमारी से पहले जो है इन्फेक्शन है बॉडी में, तो इसके अलावा हम एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, सिफेक्जेम दे सकते हैं, सिफेम दे सकते हैं। तो गाइस, ये रहा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।